हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मैं आज से आप सबके लिए एसएपी और ओरेकल की क्लासेस लेकर आया हूँ। ये दोनों ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। हमें इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाहे अगर आप एज ए जॉब कर रहे हो एसएपी के लिए, एसएपी पर्सपेक्टिव से, या फिर आप जॉब कर रहे हो ओरेकल के पर्सपेक्टिव से, फिर तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप का पर्टिकुलर जॉब से जॉब ओरिएंटेड टास्क भी नहीं है इन दोनों सॉफ्टवेयर को लेकर, तब भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन दोनों सॉफ्टवेयर की, कि हाँ भाई इन सॉफ्टवेयर का इस तरीके से फ्लो होता है ट्रांजेक्शन का। तो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही ईआरपी सॉफ्टवेयर है। मैं आपको पढ़ाना चालू करूँगा एसएपी एंड ओरेकल। ठीक है, मैं आता हूँ एसएपी और ओरेकल में फ़र्क क्या है। एसएपी जो है दोनों ही अच्छे सॉफ्टवेयर है, दोनों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले है इनका डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने में। ठीक है, दोनों ही ईआरपी है, लेकिन एसएपी ने 55% टू 60% मार्केट कैप्चर किया हुआ है, और ये डिजर्व भी करता है। एसएपी एक अलग ही लेवल का है, क्योंकि एसएपी इज़ वेरी 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 यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो बहुत ही ईजिली, मतलब कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एसएपी। और ये ओरेकल ने 45% टू 40% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। दोनों ही ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी ईआरपी किसे कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ईआरपी रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट helps to integrate all the departments of an organization। ठीक है, ये बेसिक फुल फॉर्म है। एंटरप्राइज ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, डिपार्टमेंट्स कौन से? प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, आपका सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना, ये किसका काम है? ये ईआरपी का काम है। और ये दोनों सॉफ्टवेयर एसएपी और ओरेकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। इन लोगों ने ना, मैं अगर बोलूँ ओरेकल और एसएपी ने लाज रख रखी है किसकी? ईआरपी की डेफिनेशन की। अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर नहीं होते तो मैं कहता कि ईआरपी सिर्फ नाम के लिए ईआरपी होता। ईआरपी की जो डेफिनेशन है, ईआरपी का जो वर्ड है, इसकी जो इज्जत है इन दोनों सॉफ्टवेयर ने रख रखी है। ठीक है ना, इन दोनों सॉफ्टवेयर ने। तो मैं दोबारा बोलूँगा, ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है, ईआरपी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की, उस वर्ड की जो लाज है, वो इन दोनों सॉफ्टवेयर ने रखी है। एसएपी और ओरेकल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमने ईआरपी के बारे में समझ में आ गया कि ईआरपी एक वो सॉफ्टवेयर है जिसका काम है एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ कर रखना। ठीक है, कनेक्ट करके रखना। ठीक है, समझ आ गया। तो आज से क्या हम ओरेकल और एसएपी दोनों पढ़ना चालू करेंगे? नहीं, आज से हम क्या पढ़ना चालू करेंगे? एसएपी। ठीक है, ओरेकल के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट चालू करूंगा। ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एसएपी और ओरेकल दोनों के ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। थोड़ा नहीं, अगर आप नॉर्मल पर्सन है, आपका बेसिक पर्सन है, आपको कोई लेमैन है, आपको तब भी एक एसएपी और ओरेकल के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप जॉब करियर देख रहे हो, अगर अपना करियर देख रहे हो या जॉब देख रहे हो एसएपी और ओरेकल के लिए, तो ये क्लासेस आपको इन डेप्थ नॉलेज भी देगी। ठीक है, तो आज से हम एसएपी स्टार्ट करेंगे, ओरेकल हम अदर प्लेलिस्ट के द्वारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एसएपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एसएपी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एसएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म ये है। आपको पता होनी चाहिए एसएपी की फुल फॉर्म। अगर आप एक बड़ी अच्छी पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसएपी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब एसएपी के अंदर क्या होते हैं? दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, एक वो मिलेंगे जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं यूजर। ठीक है,
जो ट्रांजेक्शन पॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूजर, और एक लोग मिलेंगे आपको कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, एक जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में होते हैं, जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन फेज में होते हैं, दूसरे जो हमारे सपोर्ट फेज में होते हैं। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में होते हैं उसके अंदर भी मेरे दो तरीके के कंसल्टेंट होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होते हैं टेक्निकल। टेक्निकल वो होते हैं जो कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, कोडिंग मींस डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट। जो हमारे यहाँ पे अवेपर कहते हैं, एसएपी के अंदर क्या कहते हैं, अवेपर। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनल कंसल्टेंट कौन होता है, जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करता है, क्या काम होता है उसका, कॉन्फ़िगरेशन करता है कि सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करती है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये काम होता है फंक्शनल का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एसएपी के अंदर हमें दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक मिलता है यूजर, एक मिलता है कंसल्टेंट। यूजर कौन होता है, जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है किसके अंदर, एसएपी के अंदर, और कंसल्टेंट वो व्यक्ति होते हैं दो तरीके के फेज में मिलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की फेज में, दूसरा सपोर्ट फेज में। सपोर्ट फेज में भी सेम यही दो तरीके के लोग मिलेंगे, फंक्शनल और टेक्निकल, ये बताना भूल गया मैं आपको। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में दो तरीके के कंसल्टेंट होते हैं, एक टेक्निकल, एक फंक्शनल। फंक्शनल कंसल्टेंट जो हम जैसे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई बीकॉम ग्रेजुएट हो गया, या बीटेक भी आपके फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कंसल्टेंट देखे हैं, काफ़ी सारे फिको कंसल्टेंट देखे हैं जो बीटेक थे। तो फंक्शनल कंसल्टेंट बीटेक भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो और बीटेक जनरली टेक्निकल कंसल्टेंट जनरली आपको बीटेक मिलेगा, जनरली बहुत ही रेट होता है कि जो आपको सीए भी है जो टेक्निकल कंसल्टेंट है। टेक्निकल कंसल्टेंट बनना डिफिकल्ट नहीं है, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए तो आप टेक्निकल कंसल्टेंट बन सकते हो। पर कोई बड़ी बात नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन आल्सो वर्क एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट इन बोथ द फेज, वेदर इम्प्लीमेंटेशन वेदर सपोर्ट फेज। समझा मेरे को? ठीक है, तो आज से मैं क्या आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं। देखो एसएपी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। बहुत सारे मॉड्यूल कौन से, आपको एक एफआई मॉड्यूल पढ़ने को मिलेगा, सीओ मॉड्यूल भी है, ठीक है, एमएम मॉड्यूल भी है, एसडी मॉड्यूल भी है, प्लान मेंटेनेंस मॉड्यूल भी है, क्यूएम मॉड्यूल भी है, प्लान मेंटेनेंस मॉड्यूल भी है, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। ठीक है, तो क्या हमें सारे पढ़ने हैं? देखो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना करियर कहाँ देख रहे हो। आप एफआई में देख रहे हो, सीओ एफआई सीओ दोनों में देख रहे हो, या सीओ में देख रहे हो, या एमएम में देख रहे हो, एसडी में देख रहे हो, पीपी में देख रहे हो, क्यूएम में देख रहे हो, या प्लान मेंटेनेंस में देख रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। क्या मैं सबकी अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ? क्या मैं सब पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़ो ना आप, ये आपकी डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर अचीव, टुवर्ड्स योर करियर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो मैं आज से आपको, लेकिन मैं आपके साथ आज से मैं आपको एक मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है एफआईसीओ। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मैं आज से आपके साथ ये मॉड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ, एसएपी एफआईसीओ का। ठीक है सर, ठीक है। एसएपी एफआईसीओ के अंदर क्या करना है आपको, पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एफआई की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी होती है सीओ की फुल फॉर्म होती है आपको कंट्रोलिंग। देखो मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप सब बैठ के नोट्स बनाना। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं टूटने दूंगा। जब आप क्लास ले लोगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि आप एक बड़ी इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यू दे सकते हो। आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा और आप सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एसएपी के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर्ली, आपको साथ में जुड़ा रहूँगा काफ़ी सारे डिफरेंट माध्यम से। जहाँ पे आपको डाउट आएंगे, आपको कहीं इशू फंसे, मैं आपको पर्टिकुलर अपनी ईमेल आईडी दूंगा, उस इशू को उस मेल आईडी पे आप मेल करें और मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर करूँगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, जो भी किसी भी तरीके का आप कहीं इंडस्ट्री में फंसो, आपको लगे कि आपको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको किसी लॉजिक देने में दिक्कत हो रही है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, मैं आप सबके लिए मैं यहाँ पे आना, मेरा पर्पस पता है क्या, सिर्फ मैं आप सबके साथ जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया, समझाने आया हूँ बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को पता चला एसएपी एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एसएपी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। सर आप एसएपी की फुल डेफिनेशन नहीं बता रहे। मेरे को एसएपी की डेफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोल तो दिया एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। और ईआरपी सॉफ्टवेयर कौन होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट को जोड़ के रखता है। ये तो काम होता है एसएपी का। एसएपी का भी काम ये है, ईआरपी का भी काम वही है और एसएपी का भी काम वही है। ठीक है सर। अब एसएपी के अंदर दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको, यूजर और एक कंसल्टेंट।
यूजर जो होता है वो ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है, चाहे वो देखो जितने मॉड्यूल के कंसल्टेंट होते हैं ना उतने ही मॉड्यूल के यूजर भी होते हैं, क्योंकि जो मॉड्यूल इन मॉड्यूल के जो कंसल्टेंट है जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उन मॉड्यूल के अंदर यूजर भी तो होंगे जो उसी मॉड्यूल के अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। बात समझ आप? बिल्कुल ठीक है। तो यूजर भी उतने ही मॉड्यूल के होते हैं जितने ही मॉड्यूल के कंसल्टेंट होते हैं। दोबारा बोलो, यूजर भी आपको उतने ही मिलेंगे जितने मॉड्यूल के कंसल्टेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अगर FICO का कंसल्टेंट है तो FICO की पूरी टीम होगी जो ट्रांजेक्शन पोस्ट, हो सकता है FICO की कंसल्टेंट 2 या 3 होंगे, लेकिन उनकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करने वाले उनके फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है ज़्यादा हो, 20-25 लोगों का हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना हर मॉड्यूल के कंसल्टेंट भी होते हैं, हर मॉड्यूल के यूजर भी होते हैं जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के रिगार्ड में या रिस्पेक्ट में। बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के चाहूँ, आज से स्टार्ट करेंगे हम SAP FICO जो एक मॉड्यूल है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल मॉड्यूल, FI मॉड्यूल भी है, CO मॉड्यूल भी है, SD मॉड्यूल भी है, MM मॉड्यूल भी है, SD मॉड्यूल भी है, PP मॉड्यूल भी है, QM मॉड्यूल भी है और प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल भी है। बहुत सारे मॉड्यूल है SAP के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आज आपसे स्टार्ट करने वाला हूँ SAP का FICO मॉड्यूल। FI की मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CO मतलब कंट्रोलिंग। तो SAP FICO की फुल फॉर्म बोलूँ तो मैं क्या होगी? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मेरी पूरी फुल फॉर्म होगी। चलो एक बार दोबारा बोल लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए, क्योंकि हमें याद भी करना है और समझना भी है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखो आप लिख के छोड़ दोगे, आपको नो, देयर आर मल्टीपल नोट्स अवेलेबल इन मल्टीपल वेबसाइट्स, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें हाथ से लिखना है, पहले समझना है। मैं आपको पहले समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, काफ़ी सारी SAP की टर्मिनोलॉजी से आपको रूबरू कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको कहूँगा आप एक SAP S/4HANA का एक सर्वर लो, टेस्टिंग सर्वर, उसके अंदर बैठ के मेरे साथ जैसे जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा आपको वैसे वैसे प्रैक्टिस करनी है और आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लेके चलेंगे अपन। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर देखो, मेरा FI के अंदर मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CO के अंदर कंट्रोलिंग है, ठीक है। और हमें बार बार बोलते जाना है और बार बार समझना है और बार बार पढ़ना है और बार बार रटना है, तीनों चीज़ करनी है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर मैं काफ़ी बार फेल हुआ, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, जितनी बार रीड करोगे और जितनी बार उसको समझ, वो रट्टा भी ऐसे नहीं मानना कि चलो आपको एक मिल गई, एक डेफिनेशन मिल गई, आप उसको बार बार रट्टा मारे और बिना सोच समझे, समझ के याद करना है, समझ के, ठीक है ना। और मैं जब आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी की वजह से समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, जो आपको मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ लिखवाऊंगा मैं आपकी बाउंड्री डिसाइड कर दूंगा कि आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना और जिससे ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना है? SAP FICO की फुल फॉर्म, SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। बिल्कुल ठीक है। मैं आज से आप सबके साथ SAP FICO का इंडेक्स शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आपको स्टडी करना है, कहाँ तक आपको अपनी बाउंड्री रिस्ट्रिक्ट करनी है, ताकि आपको पता हो कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एज ए कंसल्टेंट, चाहे एज ए इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर, चाहे सपोर्ट फेज के अंदर, आपको काफ़ी सारे कंसल्टेंट मिलेंगे डिफरेंट मॉड्यूल के, वो आपके ऊपर लोड कर देंगे कि ये आपका इशू है और ये आपको करना है, ये कन्फ्यूजन आपका पार्ट है। तो अगर मेरे पास इंडेक्स होगा तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं ये आपका काम है, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरे को और एक चीज़, अगर आपको कोई कंसल्टेंट आपको बोले कि ये आपका काम है तो आप उसको ना विड्रॉ मत करना कि हाँ भाई मैं नहीं करूँगा, आप उसको टेक एज अपॉर्चुनिटी और रेडी टू टेक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर थिंग्स, बिकॉज वो कंसल्टेंट आप पे लोड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आपको क्या करना है, आपकी इंटेंशन क्लियर रखनी है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जितना आप भागोगे ना उतना आप भाग तो रहे हो, लेकिन आप अपने ग्रोथ से पीछे भाग रहे हो, ग्रोथ से भाग रहे हो, ठीक है। अगर आपको दूसरे मल्टीपल मॉड्यूल की ना अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, भगवान ने आपको अवसर दिया है। अगर दूसरा कंसल्टेंट आप पे कोई काम लोड कर रहा है जबकि वो उसकी ड्यूटी है, तो आपको एज ए अपॉर्चुनिटी उसको उसी काम को करना है और ऐसे ये समझते हुए कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा और मेरे को करना है, और मैंने बहुत बार किया ऐसा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो आपको एज ए अपॉर्चुनिटी लेके चलना है, फाइट नहीं करना, लेकिन आपको पता होनी चाहिए अपनी बाउंड्री कि मेरे को यहाँ तक है मेरी बाउंड्री, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं FICO का इंडेक्स डिस्कस करना, ठीक है सर। तो FICO के आप पहले हम इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स वाइज मैं आपके साथ क्लास से डिस्कस करूंगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको FICO के अंदर पता होना चाहिए FICO का FI का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में जाओगे, चाहे आप इंप्लीमेंटेशन फेज में हो चाहे सपोर्ट फेज में,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द टर्मिनोलॉजी जो एसएपी के अंदर एफआईसीओ साइट से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, मैं आपके सामने अभी सिर्फ टर्म्स लिखूंगा, टर्म्स। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे अगली क्लास में, सिर्फ क्योंकि अब मेरा पर्पस क्या है, आपको इंडेक्स तैयार करना। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ना है हमें एफआईसीओ एंटरप्राइज के अंदर। हमें पढ़ना है क्लाइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है सब चीजों के ऊपर कि ये सब क्वेश्चन मार्क किस लिए, कि मेरे को नहीं पता जी। और मैं आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, और हर चीज का मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, आपको रटे होंगी चीजें। ठीक है, क्लाइंट किसे कहते हैं, ठीक है, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कोड किसे कहते हैं, ठीक है, क्लाइंट किसे कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कोड किसे कहते हैं। ठीक है सर, और बिजनेस एरिया किसे कहते हैं। बिजनेस एरिया के साथ आपको सेगमेंट पढ़ना है। देखो आपको बिजनेस एरिया सेगमेंट एक साथ पढ़ना है, क्यों, क्योंकि बिजनेस एरिया जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्सोलेट हो चुका है। ये एसएपी ईसीसी में था, S/4HANA के अंदर सेगमेंट रिकमेंड करता है एसएपी, लेकिन लोग आज भी बिजनेस एरिया फॉलो कर रहे हैं। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस एरिया इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है और सेगमेंट इंटरनल रिपोर्टिंग एज वेल एज स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ऐसा, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के अंदर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर यू हैव टू रिपोर्ट सेगमेंट वाइज रिपोर्ट रेवेन्यू एंड असेट्स और लॉस हो कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड असेट्स, आपको तीनों रिपोर्ट करना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी आपको रिकॉग्नाइज करनी होती है सेगमेंट वाइज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अगर आपकी कंपनी में इंड एस एप्लीकेबल है तो इंड एस 108 के अंदर आपको करनी पड़ती है रिपोर्टिंग, इंड एस 108 के अंदर। लेकिन अगर आप ग्लोबल एंटरप्राइज हो, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो मल्टी जियोग्राफी के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस केस में आपको IFRS 8 फॉलो करना होता है। तो तीनों के अंदर आपको सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी होती है। तो मैं ये कहता हूं सेगमेंट एसएपी S/4HANA ने सेगमेंट को रिकमेंड किया है कि आपको सेगमेंट बनाने चाहिए rather than बिजनेस एरिया। क्यों, सेगमेंट दोनों काम कर रहा है, इंटरनल रिपोर्टिंग भी काम कर रहा है और एज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है। तो बिजनेस एरिया ऑब्सोलेट हो चुका है। बिजनेस एरिया एसएपी ईसीसी का कॉन्सेप्ट था, जो अब एसएपी ने हाथ खड़े कर दिया कि अब बिजनेस एरिया को आप फॉलो ना करें, लेकिन आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, ये ऑब्सोलेट हो चुका है। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है प्रॉफिट सेंटर, फिर अगला पढ़ना हमें कॉस्ट सेंटर। ठीक है, हमें पढ़ना है पहले प्रॉफिट सेंटर और फिर पढ़ना हमें कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो हमें पढ़ना है एफआई के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। ठीक है सर, सेकंड हमें पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि क्या क्या की इंफॉर्मेशन है जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए, कॉन्फ़िगर करनी चाहिए ताकि हम ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमें करना होता है फिस्कल ईयर वेरिएंट। क्या करना होता है, फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिर हमें करना होता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ठीक है, फिर हमें करना होता है फील्ड स्टेटस ग्रुप। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिस्कल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप। फिर हमें पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब क्या है, हम इसको सबको विस्तार में समझेंगे। फिर हमें पता होना चाहिए पोस्टिंग की का रोल क्या है। इन सबको हम बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। दे आर द 5 to 6 थिंग्स जो हो सकता है अगर एक आध आएगा तो मैं अपनी क्लास में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के बारे में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो मेरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इन एफआई। ठीक है, एफआई के अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ को क्या पढ़ना आपको, तीसरे में आपको पढ़ना है जीएल अकाउंटिंग का सब मॉड्यूल। और देखो ये सब चीज़ें तो आपने बना ली, ढांचा तो रेडी कर लिया आपने, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया, क्लाइंट बना दिया, कंपनी बना दी, कंपनी कोड बना दिया, बिजनेस एरिया बना दिया, सेगमेंट बना दिया, प्रॉफिट सेंटर बना दिया, कॉस्ट सेंटर बना दिया। आपने बेसिक जो सॉलिड फाउंडेशन होता है वो रेडी कर लिया, फिस्कल ईयर वेरिएंट रेडी कर लिया कि आपका कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, आपके उस फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर में आपके कितने पोस्टिंग पीरियड रहेंगे, 12 रहेंगे या 16 रहेंगे। फिर आपने फील्ड स्टेटस ग्रुप बना लिया। फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या करता है, फील्ड स्टेटस ग्रुप आपकी मदद करता है कि कौन सी फील्ड आपको मैंडेटरी रखनी है, आपको ऑप्शनल रखनी है या सप्रेस करनी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट टाइप हेल्प्स यू कि डिफाइन डिफरेंट ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को सेग्रीगेट करने में मदद करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को सेग्रीगेट करने में मदद करता है आपका डॉक्यूमेंट टाइप। पोस्टिंग की रोल प्ले करता है डेबिट और क्रेडिट के लिए। डेबिट टू क्रेडिट करने के लिए आपको पोस्टिंग की प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब पोस्टिंग की का रोल क्या है कि कब डेबिट करना है। अगर डेबिट करना चाहते हो आप तो डेबिट के लिए कौन सी पोस्टिंग की लगेगी, क्रेडिट के लिए कौन सी पोस्टिंग की लगेगी, पोस्टिंग की का काम सिर्फ इतना ही है। ठीक है,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ जीएल अकाउंटिंग। देखो ये आपको पोस्टिंग है, डेबिट करना, क्रेडिट करना है, अब बिना जीएल के तो हो नहीं पाएगा। ठीक है सर, तो जीएल अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना आपको? देखो जीएल अकाउंटिंग में आपको 4 चीजें पढ़नी है। ठीक है, अगर आपने 4 चीजें पढ़ रखी है जीएल अकाउंटिंग में, मैं कहता हूँ आपको ना जीएल अकाउंटिंग के मॉड्यूल, सब मॉड्यूल के अंदर कोई भी नहीं रह सकता। क्या क्या? पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट कितने तरीके होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं, बाद में बात करेंगे अपन। ठीक है, फिर पता होना चाहिए जीएल मास्टर कितने लेवल पे क्रिएट किया जा सकते हैं, कितने लेवल पे जीएल मास्टर क्रिएट किया जा सकते हैं, ये भी 3 लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। और जिन जिन लेवल पे क्रिएट किया जाता है उन लेवल से मेरे ट्रांजैक्शन में कैसे इफेक्ट पड़ता है मैं बताऊंगा। मैं आपको अच्छे से, मैं आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाएंगे। जीएल मास्टर 3 लेवल पे क्रिएट होता है, मैं आपको बताऊंगा सही समय पे। ठीक है, उसके बाद जीएल मास्टर हो गया, फिर उसके बाद आपका जीएल मास्टर के बाद आपका थर्ड आता है स्टैंडर्ड लेजर एंड एक्सटेंशन लेजर। ये भी बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड लेजर कितने तरीके के होते हैं और एक्सटेंशन लेजर कितने तरीके के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड लेजर और एक्सटेंशन लेजर के बाद आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या चीज है? ठीक है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होनी चाहिए। ये 4 चीज अगर आपको पता है तो आपकी जीएल अकाउंटिंग के अंदर महारत है। ठीक है, फोर्थ आपको हम पढ़ेंगे टैक्स अकाउंटिंग बारे में, टैक्स अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर हमें आपको पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में और विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में। किसके बारे में? विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में। विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब होता है टीडीएस, बेसिकली एसएपी, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज जो टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको एसएपी बोलते हैं, टीडीएस। ठीक है, जीएसटी, जीएसटी के अंदर हमें क्या करना है, हमें पहले हमें पढ़ेंगे जीएसटी की कोर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जीएसटी की कोर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ओडियन नंबर कन्फ्यूजन, ओडियन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओडियन कन्फ्यूजन पढ़ ली, फिर हम पढ़ेंगे जीएसटी पार्टनर का रोल क्या है एसएपी के अंदर। बिल्कुल ठीक है, तो बेसिक हमें टैक्स अकाउंटिंग के अंदर 2 चीजें पढ़नी है, जीएसटी के बारे में और विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में। देखो मैं आपके साथ मैंने 21 कंट्रीज का टैक्स इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, 21 कंट्रीज का टैक्स इंप्लीमेंट किया था। उन कंट्रीज के टैक्स इंप्लीमेंटेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उन कंट्रीज के टैक्स को किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आपको इंडिया का जीएसटी आपने कॉन्फ़िगर किया हो ना, तो बाकी कंट्री का टैक्स इंप्लीमेंट करना इज नॉट अ बिग थिंग। मैं बताऊं तो मैं आपके साथ 21 कंट्रीज का टैक्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ, मैंने टैक्स अकाउंटिंग की बात कर ली आपसे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ असेट्स अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, असेट अकाउंटिंग में क्या करना है आपके साथ, हम आपके साथ क्या पढ़ेंगे असेट्स अकाउंटिंग के बारे में। देखो असेट्स अकाउंटिंग एक सब मॉड्यूल है, मैं आपको कैसे कैसे स्टार्ट करूंगा। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा असेट्स अकाउंटिंग के कॉन्फ़िगरेशन के कोर स्टेप्स। पहले छोड़ो, उसको भी छोड़ो, पहले पढ़ेंगे डिफाइन वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज जो असेट्स अकाउंटिंग सब मॉड्यूल से कनेक्टेड है, पहले हम उनको पढ़ेंगे कि असेट क्लास किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन की किसे कहते हैं, आपका डेप्रिसिएशन एरिया का मतलब क्या है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे डिफाइंड वेरियस टर्मिनोलॉजी। पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टर्मिनोलॉजी का पर्पस है, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी दे आर ये महायोद्धा है टैक्सेशन के अंदर। ठीक है, इनको पता होता है कि इनकम टैक्स के अंदर काफी सारी चीज होती है। ठीक है, काफी सारे वो असेट क्लास इज इक्वल टू ब्लॉक ऑफ असेट, ये मान के चलो। तो ये बहुत इजीली ग्रैप कर लेंगे क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ बहुत अच्छे इन डेप्थ। अगर मैं उनको बैठा दूं एसएपी के अंदर तो बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं चाहता हूं कि उनको असेट्स की जो एसएपी की जो टर्मिनोलॉजी है उनको कनेक्ट कर सकूं जो वो पढ़ के आए। ठीक है, वो हम कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि वेरियस टर्मिनोलॉजी का पर्पस क्या है। ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे जैसे हमें पता चल गया कि हाँ भाई असेट क्लास किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन की किसे कहते हैं, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन एरिया का मतलब क्या है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन एरिया का मतलब क्या है। तो हम पढ़ेंगे क्या असेट अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम, और कॉन्फ़िगरेशन का बेस क्या है। देखो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि लोग ना क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप लिख लेते हैं, उसको रट्टा मारते रहते हैं, और जब भी कहीं बैठते हैं सिस्टम के साथ तो वो कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप ना लिखते रहते हैं, वो देख देख के ना कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपनी डॉट्स कनेक्ट करनी है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझना कि भाई असेट्स क्लास का पर्पस क्या है, असेट क्लास क्या दे रहा है असेट मास्टर को, ठीक है, असेट के नंबर रेंज का रोल क्या है, तो आपको अगर ये सब चीजें पहले से पता होगी ना, तो आपको ना कॉपी खोलने की जरूरत है, ना कॉन्फ़िगरेशन स्टेप याद करने की जरूरत है। आप बेसिक समझो। अगर आपको, मैं कहता हूं कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, तो मेरे को लगता है कि कन्फ्यूजन करने में चैलेंज आएगा और कन्फ्यूजन के स्टेप करने में चैलेंज आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने जिनसे ट्रेनिंग ली उनका नाम है एसडी गुप्ता सर। पता है मैं ना हमेशा ना बहुत ज्यादा, हम ना मतलब कि काफी सारे लोग ऑब्जर्व करते थे कि वो ना लोग को ना बहुत मतलब कि
काफ़ी बार हमने देखा कि वो ना लोग पढ़ते भी नहीं थे इतना, लेकिन वो पहले से बता देते कि हाँ भाई ये ऐसा हो रखा होगा, लॉ के अंदर ऐसे ही हो रखा होगा, लॉ में ऐसे ही हो रखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि जो लॉ मेकर है उनकी इंटेंशन क्या है बनाने की, उस इंटेंशन के बेस पर वो पहले बताते कि शायद मेरे को लगता नहीं कि लॉ में ऐसा लिखा होगा, वो हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते थे। और मेजरली काफ़ी टाइम उन्हीं की बात यही सच होती थी कि हाँ लॉ मेकर ऐसा ही लिख रहा होगा, क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनको पता है कि इंटेंशन क्या है लॉ मेकर की। अगर आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में क्लियर तो आपको पता होगा कि एसएपी की इंटेंशन क्या है, कन्फ्यूजन करने के लिए, तो मेरे को ये चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके बिना टेस्ट मेरी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी ट्रांजेक्शन की। बिल्कुल ठीक है। असेट्स की कन्फ्यूजन करने के बाद हम पढ़ेंगे असेट्स अकाउंटिंग कन्फ्यूजन के लिए, फिर हमें पढ़ना है असेट्स का कट ओवर कैसे अपलोड करना है, कट ओवर एक्टिविटीज, असेट्स की कट ओवर एक्टिविटीज अपलोड कैसे करनी है। अपलोड असेट की कट ओवर एक्टिविटी अपलोड करने के बाद बताऊंगा असेट्स कट ओवर एक्टिविटी का पर्पस क्या है। असेट्स कट ओवर एक्टिविटी का मतलब क्या है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप एसएपी इंप्लीमेंट कर रहे हो, और मान लो उसका पिछले साल जो उसका लीगेसी सिस्टम, मतलब कि जो नॉन एसएपी सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम है उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, उसका उसमें असेट्स काफी सारी लोड हो रखी है। उस असेट्स के डाटा को आपको लेके आना पड़ेगा ना एसएपी के अंदर, तभी तो कर पाओगे आप। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो डाटा को लेके आना, लीगेसी सिस्टम से असेट्स का डाटा एसएपी में लोड करना, इसे कहते हैं कट ओवर एक्टिविटीज। मतलब कि असेट्स का जो डाटा है ऐसे वो नॉन एसएपी सिस्टम के अंदर, दोबारा बता दूं, असेट का डाटा, असेट का ट्रांजैक्शनल डाटा, असेट का ट्रांजैक्शनल डाटा जो नॉन एसएपी में पड़ा हुआ है, नॉन एसएपी सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसको अपलोड करना एसएपी के अंदर, इसे ही कहते हैं असेट की कट ओवर एक्टिविटी। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन फेज का काम होता है वो, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये करने के बाद हम पढ़ेंगे असेट की अकाउंटिंग एंट्रीज, असेट अकाउंटिंग एंट्रीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन पोस्ट करते समय क्या क्या एंट्री होती है असेट्स की। क्योंकि ये इंटर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मान लो आपने असेट को स्क्रैप किया, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। असेट्स की रिटायरमेंट की विद कस्टमर, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। असेट को रिटायर किया विदाउट कस्टमर, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। तो तीन केस है, असेट का स्क्रैप होना, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है। असेट्स का रिटायरमेंट होना विद कस्टमर, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है। असेट्स का रिटायरमेंट होना विदाउट कस्टमर, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है। और डेप्रिसिएशन अगर आप रन कर रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं असेट्स अकाउंटिंग के अंदर जिसकी अकाउंटिंग एंट्री जनरली इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं, और आपसे मेरे को लगता है सर्टिफिकेशन में शायद पूछ ले कोई भी आपसे। ठीक है, ठीक है। तो असेट्स अकाउंटिंग की हमें जनरल एंट्री डिस्कस करनी है सिनेरियो वाइज। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक। हमने डिस्कस किया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जिसमें हमें कुछ चीजें पढ़नी है कि एक एंटरप्राइज को बनाने का क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ढांचे को कैसे एसएपी में उतारना है, कि एज एन उसको नाम देके कि वो बिजनेस एरिया है, चाहे वो कॉस्ट सेंटर है, चाहे वो प्रॉफिट सेंटर है, चाहे वो कंपनी है, वो कंपनी कोड है। तो हमें एक वो डिस्कस करना है। उसके बाद पढ़ना ढांचा तो हमने रेडी कर लिया, वो ढांचे के लिए हमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करने, और ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने के लिए उसको ढांचा रेडी करने के लिए क्या, फिस्कल ईयर वेरिएंट की कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो, उस ईयर के अंदर कितने पोस्टिंग पीरियड रहेंगे आपके, फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है आपका, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है सर, ये बेसिक ढांचा है, हमने ढांचा रेडी कर लिया। लेकिन अब ढांचा तो रेडी कर लिया, लेकिन ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जीएल चाहिए। अब जीएल के बारे में बताना चाहिए। तो जीएल अकाउंटिंग के अंदर चार चीज पढ़नी है। पहला चार्ट ऑफ अकाउंट, वो बताएंगे तीन तरीके के होते हैं। जीएल मास्टर तीन तरीके के बनते हैं, तीन लेवल बनते हैं, पता होना चाहिए। वो तीन लेवल के अंदर उसकी क्या सिग्निफिकेंस है जीएल पोस्टिंग के अंदर, वो पता होना चाहिए, वो बताएंगे। ठीक है सर। तीसरा, आपके एसएपी के अंदर दो तरीके के लेजर होते हैं, स्टैंडर्ड लेजर और एक्सटेंशन लेजर। बताऊंगा मीनिंग पता आपको, पता है मीनिंग पता होगा ना। कन्फिगरेशन करना इज नॉट अ बिग थिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, लोगों को मैं अगर घुसा दूंगा ना एफआईसीओ रिसोर्स, जो मैंने देख रहा हूं, जो छोटी बड़ी कंपनी होंगी, सबका मेरे को पता है कि उनको बोलते ना तीन चार्ट ऑफ अकाउंट है और दो तरीके के लीडिंग लेजर और नॉन लीडिंग लेजर लें, चकरा जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी करने, डॉट्स को कनेक्ट करना वो जरूरी है ना। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड लेजर और स्टैंडर्ड लेजर और एक्सटेंशन लेजर, इन दोनों का पर्पस क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, और इनको चार्ट ऑफ अकाउंट से कैसे कनेक्ट करना है, मैं वो ही बताऊंगा आपको। चौथा पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तीन तरीके की, ये भी वो मजे की बात है, देखो तीन, ये कितनी, तीन, ये भी तीन है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, एक्टिव, पैसिव एंड जीरो बैलेंसिंग। ठीक है, तीन तरह की डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। बिल्कुल ठीक है। उसका टैक्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी में तीन चीजें पढ़नी है हमें, पूरी कोर कॉन्फ़िगरेशन टैक्सेशन की, टैक्स प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है, कंडीशन टाइप, आपका अकाउंटिंग कीज, असाइनमेंट ऑफ जीएल्स, ठीक है, ये सब पढ़ना है, और टैक्स कोड क्रिएशन सब पढ़ना है। फिर विदहोल्डिंग टैक्स पढ़ेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स टीडीएस, इस इतना अच्छे से बताऊंगा। विदहोल्डिंग टैक्स मुंह पे रट जाएगा, मुंह पे एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, एग्जांपल के साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला पढ़ेंगे असेट्स अकाउंटिंग। असेट्स अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है, असेट्स अकाउंटिंग में पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे हमें पढ़ेंगे कि असेट्स अकाउंटिंग मॉड्यूल, सब मॉड्यूल के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है,
उनको पढ़ना है हमें कि असेट्स क्लास किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन की का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन एरिया का मतलब क्या है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, और हमें कैसे कन्फ्यूजन करनी है, सब चीज़ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद हम असेट्स अकाउंटिंग की जो कोर कॉन्फ़िगरेशन है वो पढ़ेंगे कि कन्फ्यूजन करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान देनी होती है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई ना तो कोर कॉन्फ़िगरेशन के में काफ़ी सारे ऐसे स्टेप है जो मुंह पर जाएंगे आपके, ठीक है। असेट्स की कट ओवर एक्टिविटी पढ़नी है। कट ओवर एक्टिविटी मतलब क्या है कि जो असेट्स का जो ट्रांजैक्शनल डाटा है नॉन एसएपी सिस्टम से उसको आप कैसे लेकर आओगे एसएपी में, यही तो मेरी कट ओवर एक्टिविटीज है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ हमें क्या क्या प्रीक्विजिट्स लेने पड़ते हैं और क्या क्या हमारे स्टेप्स होंगे, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है सर। असेट्स अकाउंटिंग की जनरल एंट्री पढ़ेंगे सिनेरियो वाइज कि सिनेरियो पे ये एंट्री पड़ती है, इस सिनेरियो पे ये एंट्री पड़ती है कि हम अगर असेट्स को स्क्रैप कर रहे हैं तो जनरल एंट्री ये होगी, असेट्स को हम रिटायर कर रहे हैं विद कस्टमर उसकी जनरल एंट्री होगी, असेट्स को रिटायर कर रहे हैं विदाउट कस्टमर उसकी जनरल एंट्री होगी, और अगर मेरी डेप्रिसिएशन रन कर दिया मैंने AF से तो उसकी जनरल एंट्री होगी, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी। यहाँ तक हमें समझा। अब हमें छठा पार्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे को AP मॉड्यूल, अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल। छठा जो पार्ट पढ़ना है वो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल, ठीक है। हमें छठा क्या पढ़ना है, असेट्स अकाउंट अकाउंट पेबल मॉड्यूल। देखो अकाउंट पेबल मॉड्यूल के अंदर मैं बोलूंगा कि आपको ये याद रखना, हम इसके बारे में डिटेल वो इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए P2P साइकिल, इस पूरे की कॉन्फ़िगरेशन ही मेरी अकाउंट्स पेबल का पार्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे FIMM इंटीग्रेशन, FIMM इंटीग्रेशन, P2P साइकिल। P2P का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट टू पे, ठीक है, प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल, FIMM इंटीग्रेशन। FIMM इंटीग्रेशन के अंदर जो टी कोड है याद रखना OBYC, ठीक है, OBYC ये टी कोड है। उसके बाद मेरे को क्या पढ़ना है इसके अंदर, FIMM इंटीग्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर जनरल एंट्रीज, हर लेवल पे जनरल एंट्रीज। देखो मैं कहता हूँ अगर आपको जनरल एंट्रीज क्लियर है ना, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल का तो क्लोज करना, क्योंकि अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल का बेसिक काम क्या है कि इंटीग्रेट करना प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट को FI डिपार्टमेंट से। सिंपल मैं आपको बोलूँ सिंपल शब्दों में, तभी तो बोलो प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल, ठीक है। जनरल एंट्रीज पढ़ना, अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल। मैं आपको P2P साइकिल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताना चाहता कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं बहुत ही सिंपल 7-8 मिनट की वीडियो बनाऊंगा प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल के ऊपर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। और FIMM इंटीग्रेशन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MM की फुल फॉर्म होती है FIMM इंटीग्रेशन, FI की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MM की फुल फॉर्म होती है मटेरियल मैनेजमेंट, OBYC, ठीक है, ठीक है। 7 पढ़ेंगे हम अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स को कहते हैं AR सब मॉड्यूल, इसे कहते हैं AP सब मॉड्यूल, ठीक है। अकाउंट्स वाले AP, इसे AR मॉड्यूल, इट इज नॉट अ मॉड्यूल, इट इज सब मॉड्यूल, ठीक है। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, FICO के अंदर आते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें P2P था, यहाँ क्या है O2C साइकिल, क्या है यहाँ पे O2C मतलब ऑर्डर टू कैश साइकिल, ठीक है, पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं शेयर करना चाहता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं यहाँ पे भी एक इंडेक्स बना के रखा हूँ, ठीक है। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे FI SD इंटीग्रेशन, ठीक है। अगली क्या FI SD इंटीग्रेशन, फिर थर्ड FI SD इंटीग्रेशन, इसका टिकोड होता है VKOA, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है यहाँ पे डनिंग प्रोसीजर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये नया तो नहीं है, बहुत ही ओल्ड है, लेकिन हमें पढ़ना है। मैं चाहता हूँ इसको ना बिल्कुल लिख रहा हूँ इसी के अंदर ही, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट है कि ये डनिंग प्रोसीजर क्या होता है। डनिंग प्रोसीजर ये होता है कि अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट नहीं टाइम से रिसीव हो रही है, उसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसको नोटिस इशू कर सकते हो SAP के थ्रू, ठीक है, नोटिस इशू कर सकते हो। और वो आपके ऊपर है कि आप उसको तीन नोटिस देना चाहते हो, 4 नोटिस देना चाहते हो, 5 नोटिस देना चाहते हो, मैक्सिमम 9 टाइम्स तक आप डनिंग रन कर सकते हो, मैक्सिमम 9, ठीक है सर, ठीक है। 8 हमें पढ़ना है बैंकिंग सब मॉड्यूल, 8 हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बैंकिंग सब मॉड्यूल, ठीक है। बैंकिंग सब मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हाउस बैंक बनाना, डिफाइन हाउस बैंक। हाउस बैंक क्या होता है, ये मेन बैंक होता है जिससे क्लाइंट जो अपनी ट्रांजैक्शन करता है, रिसिप्ट की भी और पेमेंट की भी, ठीक है। हाउस बैंक जिसके बैंक के साथ रिलेशन, आपके कस्टमर के जो बैंक के साथ रिलेशन, जिस बड़े बैंक से रिलेशन है वो सारे बैंक आपके हाउस बैंक होंगे। मतलब कि कस्टमर क्लाइंट जो क्लाइंट कह लो आपका या कस्टमर कह लो, उस क्लाइंट के जो मेन बैंक होगा जिससे रिसिप्ट और पेमेंट हो रही है, वो सब बैंक क्या कहलाते हैं, हाउस बैंक कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको करना है ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। क्या करना है आपको, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। जब आपको बल्क में पेमेंट करनी होती है ना,
जब आपको बल्क में पेमेंट करनी है किसी, मतलब कि देखो अगर आपको सिंगल पेमेंट करनी है वेंडर की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डैश 53 से कर देना। लेकिन आपको मतलब कि 100 वेंडर, 500 वेंडर, 1000 वेंडर की पेमेंट एक साथ करना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम की कन्फिगरेशन करनी होती है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर फिर हम क्या पढ़ेंगे? देखो पेमेंट कर दिया आपने, हाउस बना दिया आपने, तो फिर उसका क्या करना है? सर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं करोगे? हाँ सर, बैंक रिकॉन्सिलेशन भी करनी है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन करो ना फिर बैठ के। सर बैंक रिकॉन्सिलेशन हमें कैसे करनी होती है? हमें एक एक करके ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि मैच करनी है कि बैंक की जो स्टेट बैंक से जो स्टेटमेंट आएगी, जो मेरी एसएपी में जो पोस्टिंग हो रखी है, क्या मैं उसको एक एक करके ट्रांजेक्शन को रिकॉन्साइल करूंगा? नहीं करना है। अगर आपको एक एक करके करना है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बीआरएस हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है मैनुअल जिसका टिकट होता है FF67, एक होती है ऑटोमेटिक जिसका टिकट होता है FF_5। हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन ना। देखो मैं आपको ये बोलूंगा, आप ना इसको समझना, पढ़ना मत, रटना मत, समझना बैंक रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि स्टेप बहुत थोड़े अजीब से हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप समझना, ठीक है? समझना करना है आपको 9 पार्ट, ठीक है? ये आपका कंट्रोलिंग मॉड्यूल, CO मॉड्यूल। देखो आप मेरे साथ अगर बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो आपको मेरे YouTube चैनल, वो सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको उसका लिंक, आप उसको डाउनलोड कर लेना। हर एक चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने वो सब के सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है और कुछ मैंने PPT बना के रखी हुई है, वो प्रिंट निकालना, आपको बहुत कंफर्ट आएगा। मैं यही बोलूँगा कि आप मेरे साथ लिखोगे और मेरे साथ बैठ के बोलोगे और मेरे साथ बैठ के दोहराओगे तो ये आपको एडवांटेज देगा और आपको एक अच्छी स्टेज पर लेके जाएगा, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा। ठीक है, ठीक है सर। कंट्रोलिंग में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, बताऊंगा कॉस्ट सेंटर कैसे कहते हैं ये सब आपको। अगर कॉस्ट सेंटर का मतलब बता दूं तो अकाउंटिंग तो ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, फिर पढ़ेंगे हम इंटरनल ऑर्डर, ठीक है। इंटरनल ऑर्डर क्या होता है वो बताएंगे बाद में, देखेंगे, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इंटरनल ऑर्डर, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इंटरनल ऑर्डर पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग कि एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कंपनी वो किन किन कंपनियों को ध्यान रख के सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोपा। कोपा इज बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये कंपनी इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए वो करवाती है कि किस लेवल पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन करना चाहते हैं, ज्योग्राफी मतलब कि प्रोडक्ट की ज्योग्राफी लेवल पे, मतलब कि बताऊंगा मैं आपको। कॉपर बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कि किस लेवल पे आपको अपनी वो देखनी है, अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। तो ये सब मेरा इंडेक्स है, हम इसको हम बहुत एक एक करके बहुत इन डेप्थ में पढ़ेंगे। दोबारा से मैं लास्ट में हल्का सा बता दूं आपको, हल्का सा शेयर कर रहा हूँ, सॉरी हल्का सा शेयर कर रहा हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमें दो तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने, दो तरीके की चीज़ें पढ़नी है। एक एसएपी और ओरेकल। पूरी वीडियो का पर्पज यही है, ओरेकल ने 45 to 40% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। ईआरपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ईआरपी की लाज जो है वो एसएपी और ओरेकल दोनों ने रखी हुई है, नहीं तो ईआरपी को कोई जानता ही नहीं है। अगर एसएपी और ओरेकल ना होना तो मेरे ख्याल से मेजरली है ही नहीं कोई सॉफ्टवेयर जो अच्छे तरीके में, लेकिन ना प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट होता है। इन दोनों के अलावा कोई है नहीं मेजर सॉफ्टवेयर, मेरे को नहीं लगता। जो है पीपल सॉफ्ट है, लेकिन वो इस लेवल की नहीं दे पाता है इंटीग्रेशन जिस लेवल की दो देते हैं, ठीक है। इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू इंटीग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एसएपी और ओरेकल बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। एसएपी परफॉर्म मैंने बता दी, दो तरीके के लोग हैं, यूजर, कंसल्टेंट, इंप्लीमेंटेशन फेज, सपोर्ट फेज, दोनों आपको फंक्शनल टेक्निकल दोनों में मिलेंगे, इंप्लीमेंटेशन फेज में मिलेंगे, सपोर्ट फेज में भी मिलेंगे आपको। यूजर भी उतने मॉड्यूल के होंगे जितने मॉड्यूल के कंसल्टेंट होते हैं, बस यूजर का साइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंसल्टेंट। यूजर का साइज ज्यादा होता है, मतलब 2 कंसल्टेंट है तो यूजर आपको 20 से 22 मिलेंगे आपको जनरली। एफआईसीओ की परफॉर्मेंस मैंने बता दी, एफआईसीओ का मैंने इंडेक्स बता दी कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। बस मेरे को आपसे कमिटमेंट चाहिए, आप मेरे साथ बने रहना और बहुत ही अच्छे से हम उसको क्लोज करेंगे। और प्लीज़ शेयर मी फीडबैक और कोई भी इशू आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको अपनी मेल आईडी शेयर करूँगा जल्दी ही। जब मेरी वो इसके आगे नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको ईमेल आईडी भी शेयर कर दूँगा। आप मुझे ईमेल करना जिस लेवल का भी इशू आप डिस्कस कर रहे हो, जिस लेवल का भी इशू आपको फेस कर रहे हो आप शेयर करना, जो भी आप फेस करो अपने प्रोजेक्ट पे। बिकॉज मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ नई चीज को, नई स्किल्स को अपने अंदर बिल्ड करना। बिकॉज मैं ना भागता नहीं हूँ, मेरी नेचर ही नहीं है। मैं आपको भी ये बोलूंगा कि आप भी कोई कंसल्टेंट, दूसरा कंसल्टेंट आपको काम लोड कर रहा है तो प्लीज टेक इट एज अपॉर्चुनिटी रेदर देन आप भी विड्रॉ कर लो चीज से। क्योंकि वो तो विड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री डिसाइड कर रखी है, लेकिन आप अपनी बाउंड्री से बाहर आके आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके आपको सोचना है और चुप क्लोज करना है। सो प्लीज बने रहना। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही पॉजिटिव
पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगी आफ्टर दिस क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के साथ।